नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने भारत से युद्ध का पूरा ठेका चीन को सौंप दिया है, और दूसरी स्टोरी में आपको ये बताएंगे कि अगर भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो कैसे बेमौत मरेगा कंगाल पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले देखिए भारत के बदले की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान कौन कौन से जुगाड़ लगा रहा है। तो पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। वो ऑल आउट वॉर की स्थिति में भारत के सामने 72 घंटे भी नहीं टिक सकता। 3 दिन में पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब घुटनों पे आ जाएंगे। और ये बात वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को भी अच्छे तरीके से पता है। वो जानते हैं कि भारत से जीतना तो दूर की बात है, वो भारत से लड़ने की भी हालत में नहीं है आज की तारीख। इसीलिए पाकिस्तान ने फिर वही दांव चला है, फिर वही काम किया है जो भारत से तनाव की स्थिति में वो अक्सर करता है। इस बार भी पूरी पाकिस्तानी हुकूमत, वहां की सेना चीन की गोद में जाकर बैठ गए। एक तरीके से पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी का पूरा ठेका ही चीन को सौंप दिया है। पाकिस्तान इस चक्कर में है कि अगर भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला करे तो भारतीय सैनिकों के सामने चीनी सैनिक खड़े मिले। पाकिस्तान इस फिराक में है कि अगर भारत उसके फाइटर जेट्स या टैंकों को निशाना बनाए तो नुकसान चीन के सैनिक साजो सामान का हो। और पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि भारत के खिलाफ युद्ध में वो चीन को भी किसी न किसी तरीके से घसीट ले। लेकिन शायद शहबाज और मुनीर अभी भी हिस्ट्री के पुराने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जबकि उन्हें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि आज भारत एक नहीं 3 मोर्चों पर 3 फ्रंट वॉर लड़ने और जीतने का दम रखता है। अब देखिए कि पाकिस्तान क्या क्या बेवकूफियां कर रहा है इसी चक्कर में। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने आधे से ज्यादा F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर के पास पसनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे डर है कि भारत रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से उसके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। और इसी डर से उसने अपने आधे से ज्यादा लड़ाकू विमान उस रेंज से बाहर कर दिया। लेकिन इसके पीछे असली वजह कुछ और ही बताई जा रही है। पहले उन वजहों को समझिए कि ये जो अरब सागर से लगा हुआ पाकिस्तान का ग्वादर इलाका है, यह असल में नाम का ही पाकिस्तान है। सिर्फ नक्शे पर यह पाकिस्तान में है, लेकिन असल में यहां जो हुकूमत है वो चीन की है। ग्वादर में चीन एक बहुत बड़ा उसका पोर्ट है और जिसकी सुरक्षा में चीनी फौज वहां हमेशा तैनात रहती है। पाकिस्तान ने जिस पसनी एयरफील्ड पर अपने F-16 लड़ाकू विमानों को छिपाया है, उस एयरफील्ड को भी डेवलप चीन ने ही किया है। और इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इसी पसनी एयरफील्ड से करीब 180 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के जिवानी में चीन ने अपना जो दूसरा सैनिक अड्डा है वो भी वो डेवलप कर रहा है। जिवानी और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच हवाई दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर की है और ग्वादर चाबहार से 72 किलोमीटर दूर है। और ईरान का चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है। तो इस खेल को समझिए कि पाकिस्तान के इस पूरे ग्वादर वाले इलाके में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चीन का दबदबा है। यह पूरा चीन का इलाका समझ लीजिए। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, सिर्फ नाम का पाकिस्तान है यहां। तो ग्वादर वाला ये पूरा इलाका बलूचिस्तान में आता है और बलूचों ने पहले से ही पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। अलग देश की मांग को लेकर वहां बड़ा मोर्चा खुला हुआ और पाकिस्तान के कुव्वत की बात नहीं है कि वो इन बलूचों से निपट सके। इसीलिए ग्वादर पोर्ट के बहाने उसने इस पूरे इलाके को, जो यूं कहिए कि पूरे बलूचिस्तान के स्ट्रेटेजिक एरिया को एक तरीके से चीन के हवाले कर दिया है, उसके पास गिरवी रख दिया। और अब इसी इलाके में चीन के ही डेवलप किए गए पसनी एयरफील्ड पर पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमान भी छिपाए।
चीन ने इस इलाके में पसनी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे महंगा एयरपोर्ट करीब 24 करोड़ डॉलर की लागत से जिसे बनाया है वो भी इसी इलाके में उसने तैयार किया। और चीन ने एयरपोर्ट पाकिस्तान के साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जिसको कहते हैं उस सीपेक प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। और इसके तहत चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के जरिए अरब सागर से जोड़ा जा रहा है। तो सीपेक के नाम पर चीन ने पाकिस्तान को एक तरीके से अपनी कॉलोनी बना दिया है, गुलाम बना लिया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी गुलामी को एक तरीके से अपनी ताकत साबित करने में जुटा हुआ है और यह एक तरह की गलतफहमी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ग्वादर के इस इलाके में पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों को क्यों शिफ्ट किया? तो उसकी वजह है कि अरब सागर में भारतीय नेवी का जबरदस्त उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी और उसका जोरदार शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान को डर है कि इस बार भारत अरब सागर के रास्ते उस पर हमला बोल सकता है। यह माना जा रहा है कि भारत पहलगाम का बदला बहुत मुमकिन है कि कराची से भारत की नेवी लगातार एक्सरसाइज कर रही और उसकी जो तैनाती है वो वॉर लेवल की, एक युद्ध स्तर की तैनाती कर रखा है उसने। और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि उसके नेवल बेस, उसके सैनिक अड्डे, नौसैनिक अड्डे और वायुसेना के अड्डे दोनों भारतीय सेना के निशाने पे आ सकते हैं, भारतीय नौसेना के निशाने पे आ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान इस फिराक में है कि जब भारत के जवाबी हमले में वो चीन के साजो सामान या यूं कहे कि चीन के अड्डों को इस तरीके से सामने कर दे कि जिससे कि उसे एक कवर मिल जाए। ये पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान को पसनी एयरफील्ड ले जाने की जो है असली वजह यह है। और जहां तक डर से F-16 लड़ाकू विमानों को पसनी ले जाने वाली थ्योरी है तो वो भी एक हद दर्जे की बेवकूफी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कम से कम इतना तो पता ही होगा कि जब भारत हमला बोलेगा तो उन्हें न चाहते हुए भी अपने F-16 लड़ाकू विमानों को उड़ाना पड़ेगा। और वो उड़ते उड़ते भारत की तरफ से जो S-400 है वो एक झटके में इन विमानों को कब्रिस्तान बना दें। खैर, पाकिस्तान चीन वाली और भी बहुत सारी चोचलेबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के पास आज 12 पूरी तरह से डेवलप एयरबेस यानी कि वायु सैनिक अड्डे और 12 सैटेलाइट एयरबेस। सैटेलाइट एयरबेस का मतलब है कि वो उतने डेवलप नहीं होते और जहां ज्यादा लड़ाकू विमानों को हैंडल करने की क्षमता नहीं होती है उसको सैटेलाइट एयरबेस कहते हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत को डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सिर्फ बलूचिस्तान के भीतर ही पाकिस्तान ने हाल के दिनों में 5 से ज्यादा सैटेलाइट एयरबेस डेवलप किया है और वो चीन की मदद, जिसमें ग्वादर, पसनी, ओरमारा, दलबंदिन, तुर्बत और पंजपुर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में ये सारे एयरबेस बनाए गए और ये सारे जो एयरबेस डेवलप किए गए हैं वो सब चीन ने डेवलप किया। और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इन 5 एयरबेस पर अपनी वायुसेना को चाइनीज साजो सामानों से एक तरीके से वहां पर लैस कर दिया। मसलन इन 5 एयरबेस पर तैनात पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास चीन में बने ZDK-03 काराकोरम ईगल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये खास तरह के विमान होते हैं जो लड़ाई के दौरान निगरानी और अपने लड़ाकू विमानों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। चीन बलूचिस्तान इलाके में पोर्ट बनाने पर भी अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि उसकी पहुंच अरब सागर तक हो जाए पाकिस्तान के रास्ते। इसीलिए चीन ने यहां अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करने के मकसद से 5 एयरफील्ड डेवलप किया है। लेकिन पाकिस्तान को उसने जो सारे काराकोरम ईगल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट दिए हैं, जिसको अवाक्स बोलते हैं, ये सारे के सारे बहुत पुराने हैं, कबाड़ हैं। चीनी सेना ने इनका सालों तक इस्तेमाल किया है और जब एक कबाड़ में जाने के लायक हो गए तो इसमें मरहम पट्टी करके पेंट करके पाकिस्तान को थमा दिया और पाकिस्तान इन्हीं खिलौनों को लेकर इधर उधर घूम रहा है। तो ऐसे में तय है कि जब जंग होगी तो न दगे हुए चाइनीज विमान टिकेंगे और न ही पाकिस्तान टिकेगा।
चीन के लिए पाकिस्तान एक कबाड़िया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक ऐसा देश जहां वो अपना कबाड़ का सामान खपाता है। एयर डिफेंस के मामले में भी चीन ने अपना कबाड़ पाकिस्तान को खपाया है। कैसे, जरा वो समझिए। एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल सिस्टम को कहते हैं जिसमें रडार की पहचान करके अपनी तरफ आ रही दुश्मन के जो लड़ाकू विमान हैं या मिसाइल हैं उनको हवा में ही मार गिराता है। तो हमारे पास रूस का बना हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और हमारे जवाब में पाकिस्तान के पास क्या है? उसके पास है चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन चीन ने जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है वो असल में रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी है, उसकी नकल है। और S-300 बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे, बहुत सारे जरूरी पैरामीटर्स पे S-400 से बहुत पीछे। जैसे कि S-400 का जो रडार है वो इतना पावरफुल है कि 600 किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी दुश्मन का विमान या दुश्मन का मिसाइल उसकी तरफ आ रहा होता है तो उसको ट्रैक कर लेता है। लेकिन HQ-9 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका रडार सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही ये स्कैन कर पाता है। ऊपर से S-400 बैटल टेस्टेड है, यानी युद्ध में इसकी ताकत, इसकी विश्वसनीयता सब साबित हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को आज तक किसी भी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। S-400 का मिसाइल सिस्टम ये 400 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल को मार गिराता है, उसे ट्रैक करके। लेकिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सिर्फ 125 किलोमीटर तक ही पलटवार कर सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी ताकत में कितना बड़ा फर्क है। यानी इस मामले में पाकिस्तान जो चीन से उसने मदद ली है वो भी एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। और किसी बड़े वॉर में भारत जैसे शक्तिशाली देश के सामने अगर वो इसका इस्तेमाल करेगा तो उसका उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के सिर पर युद्ध वाली सनक है तो उसका इलाज होकर रहे। लेकिन देख लीजिए कि हमले से बचने के लिए पाकिस्तान चीन की गोदी में तो गया ही है, साथ में चीन से आर्थिक मदद भी मांग रहा है। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन कर्ज मांगा है, यानी हथियार भी चीन का, पैसा भी चीन का, और खबर है कि पाकिस्तान सैनिक भी चीन से तैनात कर रहा है। वो कह रहा है कि कुछ सैनिक की मदद भी दीजिए। सूत्रों के मुताबिक पीओके में पाकिस्तान ने अस्कार्दू एयरबेस और डैम की सुरक्षा का हवाला देकर चीन की फौज को खड़ा किया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान की कोशिश है कि पीओके में भारत कोई ऑपरेशन करे तो उसका सामना चीनी सैनिकों से हो जाए, और इस तरीके से वो चाहता है कि भारत और चीन इसमें उलझ जाएं और वो किसी तरीके से बच निकले। लेकिन भारत को पता है कि पाकिस्तान को कैसे, कब और कहां सबक सिखाना है, और सही मौके के हिसाब से पाकिस्तान के साथ ये हिसाब चुकता होकर रहे। तो देश का मूड मीटर में वक्त है पाकिस्तान से जुड़ी एक अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि अगर भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो कैसे पाकिस्तान बिना लड़े मरेगा, बेमौत मरेगा कंगाल पाकिस्तान। जरा ये देखिए। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारियों में जुटा हुआ है, और पाकिस्तान अपनी मिट्टी पर आतंकियों की हिफाजत में लगा हुआ है। लेकिन मजे की बात यह देखिए कि जो पाकिस्तान गरीबी से नहीं लड़ रहा या नहीं लड़ पा रहा, भूखमरी से हार रहा है और सिविल वॉर जैसे हालात हैं, पूरे देश में विद्रोह की स्थिति है, पीओके से लेकर बलूचिस्तान और सिंध से लेकर वजीरिस्तान तक बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पाकिस्तान में भारत से युद्ध लड़ने की हसरतें पाली जा रही। मतलब जो पाकिस्तान खुद विदेशी भीख पर पल रहा है वो भारत से युद्ध करने की गीदड़ भभकियां दे रहा है। जबकि सच यह है कि युद्ध लड़ना तो छोड़ दीजिए, कंगाल पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं
कि वो युद्ध की तैयारी भी ठीक से कर सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान बात बात पर भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है। और क्यों देता है इसकी वजह आगे और आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप पाकिस्तान के जंगी इरादों का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। They are engaged in any way on the seas. We are prepared to respond. Inshallah, we'll give a befitting response to India. अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। इन दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून ही बहेगा। फिर तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इसका फिर खून की जरूरत, ये तो सर्वाइवल की जंग हो जाएगी ना। तो पाकिस्तान की इन न्यूक्लियर धमकियों के पीछे असल में पाकिस्तान का डर है। डर इस बात का कि अगर मोदी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान कैसे बचेगा। अगर भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो पाकिस्तान तो बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी जानता है कि भारत से युद्ध करने की उसकी औकात नहीं है। कैसे, अब यह भी जरा समझिए। किसी भी युद्ध में खर्च होने वाला पैसा उस युद्ध में शामिल देशों, उसके हालात, उसकी वित्तीय स्थितियों पर निर्भर करता है, उसकी मिलिट्री ताकत पर निर्भर करता है। जैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को रोजाना $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक का खर्च उठाना पड़ रहा है। इसी तरीके से गाजा पर हमले में इजराइल को रोजाना $246 मिलियन का खर्च उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर हुई तो इसकी रेंज रूस यूक्रेन जंग से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी में से एक। भारतीय सेना के पास 25 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 11 लाख सैनिकों की फौज है। और भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए अपनी फौज को मोबिलाइज करने में ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। ऊपर से हथियार, गोला बारूद खरीदने में पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर भारत ने युद्ध शुरू किया तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में घुटने टेक देगा। साल 2016 में यह अनुमान लगाया गया था कि दो देशों के बीच युद्ध होने की स्थिति में रोजाना $50 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक का खर्च हो सकता है। वो देश कितना बड़ा है, वॉर का स्केल कितना बड़ा है, ये इन सब चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन यह अनुमान भी 9 साल पहले लगाया गया था। अब अगर आज के हिसाब से मान लिया जाए कि एक दिन के युद्ध का खर्च अगर $2 बिलियन होता है और पाकिस्तान अपना पूरा का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि सिर्फ $15 बिलियन है, उसे युद्ध में झोंक देगा, तो भी पाकिस्तान 7 दिन से ज्यादा भारतीय सेना के सामने नहीं टिक सकता। मतलब कोई समझदार देश अगर इतनी बुरी आर्थिक हालत में हो तो युद्ध की वो बात भी ना करे। लेकिन समझदारी से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ये जानते हुए कि वो भारत के साथ युद्ध का जोखिम मोल नहीं ले सकता, ये जानते हुए भी कि अगर वो इस तरह के आतंकी बड़े हमले को अंजाम देगा, कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देगा हिंदुस्तान के भीतर, तो भारत, आज का भारत बिना बदला लिए, बिना रिटेलिएट किए छोड़ेगा नहीं। बावजूद इसके उसने पहलगाम में जो किया, यह बताता है कि पाकिस्तान पर जंग का जुनून किस तरीके से सवार है। उसके जनरल किस हद तक जिहादी हो चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान का भला बुरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। वो भारत से नफरत में और मजहबी नफरत में इस कदर पागल हुए पड़े हैं कि उन्हें पाकिस्तान के विनाश का भी डर नहीं। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने आतंकवादियों को पालने पोसने में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, खुद को कंगाल कर लिया, और अब दुनिया से उसे भीख ना मिले तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाए। और आ क्या जाए, आ ही गया है। समझिए, आप सोचिए कि पाकिस्तान में आटे की कीमत 110 रुपए किलो है।
तो जो देश आटा नहीं खरीद पा रहा वो युद्ध के लिए गोला बारूद कहां से खरीदेगा? पाकिस्तान पर 125 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जिसका ब्याज चुकाने तक का पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। वो युद्ध का खर्च कैसे उठाएगा, आप खुद सोचिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तो जो देश गरीबी के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पा रहा, उससे बुरी तरह से हार रहा है, वो भारत से युद्ध करके अपनी मिट्टी पलीद नहीं करवाएगा तो और क्या करेगा? मतलब पेट भरने के पैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को भारत से युद्ध लड़ना है। आप ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान में कैसे आटे के लिए पाकिस्तान की जनता गटर में गिर रही है। पाकिस्तान में ट्रकों से भरे आटे पर कैसे टूट पड़ते हैं लोग। अगर आटा ना मिले तो फाके की नौबत आ जाती है। ये तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि आखिर पाकिस्तान युद्ध की बात कर कैसे सकता है। उसके हुक्मरानों, उसकी फौज कैसे भारत से युद्ध लड़ेंगे जब देश में इतनी भूखमरी है, सिविल वॉर जैसे हालात हैं, तब भी पाकिस्तान को भारत से जंग लड़ने का शौक चढ़ा। लेकिन फिर जहन में यह भी बात आती है कि यह तो पाकिस्तान की पॉलिसी है। भूखे पेट भी भारत से दुश्मनी निभाना उसके खून में है, फिर चाहे कितनी बड़ी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वहां के जनरल और हुक्मरान ये कहते रहे हैं कि हम घास की रोटी खानी पड़े तो खाएंगे, लेकिन भारत से जंग लड़ेंगे। और ये बात कारगिल युद्ध में भी साबित हुई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक खुलासा किया था कि 2 महीने चले कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का तेल बचा था, और अगर कारगिल युद्ध कुछ दिन और चलता तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठना तय था, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के पैसे तक नहीं थे। तेल नहीं था वो तो एक बात है, लेकिन और तेल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। जबकि कारगिल वॉर एक बहुत ही लिमिटेड वॉर, एक बहुत ही छोटे से इलाके में और बहुत ही रेस्ट्रेंट तरीके से, बहुत ही संयमित तरीके से लड़ा जा रहा था, क्योंकि भारत ने तय किया था कि भारत की फौज, भारत की वायुसेना, भारत के फाइटर जेट सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे, वो एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। अपने दायरे में रहकर ही, अपनी सीमा क्षेत्र में रहकर ही पाकिस्तान को शिकस्त देंगे। तब पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी। अब सोचिए कि अगर भारत ये तय कर ले, भारतीय फौजें ये तय कर ले कि उसे पाकिस्तान में घुस के उसको मारना है, इस बार सबक सिखाना है, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की हालत क्या होगी। और तब तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत आज से फिर भी बहुत बेहतर थी, और तब का हिंदुस्तान तो आज के इतना मजबूत भी नहीं था, ताकतवर भी नहीं था। तब पाकिस्तान की यह हालत थी। आज पाकिस्तान खुद फाके कशी के दौर से गुजर रहा है, खुद कंगाली के दौर से गुजर रहा है, और तब के मुकाबले भारत आज बहुत मजबूत मुल्क है। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान अगर युद्ध होता है तो कितने दिन भारत के सामने टिक पाएगा। नवाज शरीफ को पता है कि जब कारगिल जंग में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी, तो अब तो पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं है कि वो 2 महीने छोड़िए 2 दिन भी जंग झेल पाए। इसलिए अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ नसीहत दे रहे हैं। क्या नसीहत दे रहे हैं? यह कि भारत से किसी भी तरह का टकराव करने से बचो, शांत रहने में ही पाकिस्तान की भलाई है। अगर युद्ध होता है तो इसमें पाकिस्तान का ही ज्यादा नुकसान होना है, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान की असलियत जानते हैं, और वो जंगी जुनून में आकर पाकिस्तान को बर्बादी के कगार पर नहीं ले जाना चाहते। 9.5 साल तक प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने यह सलाह हवा में नहीं दी है, बल्कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए दी, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब दुनिया का सुपर पावर है और भारतीय सेना का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। जो देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दम तोड़ रहा है, वो युद्ध के मोर्चे पर कितने दिन टिक पाएगा, वो भी भारत जैसी अर्थव्यवस्था के सामने। क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भारत वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि सुपर पावर वर्सेस कंगाल होगा, कंगाल का होगा, और आंकड़े इसके गवाह हैं। पाकिस्तान की जीडीपी की करीब 32 लाख करोड़ रुपए, अगर जीडीपी का अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जीडीपी है करीब 32 लाख करोड़।
अगर एकदम प्रिसाइज कहूं तो 31.9, 31,90,000 करोड़ रुपए। और भारत की जीडीपी उससे करीब 10 गुना ज्यादा, 301 लाख करोड़ रुपए। यह है दोनों की अर्थव्यवस्था में का अंतर। यानी भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं के बीच कोई तुलना नहीं है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, सैन्य ताकत के मामले में भी दोनों देश दूर दूर तक दोनों का कोई मुकाबला नहीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत में इतना इजाफा किया है कि पाकिस्तान भी जानता है कि युद्ध हुआ तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए पाकिस्तान बात बात पर परमाणु ध्वंस दिखा रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु हमले की धमकी देकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, ताकि दुनिया किसी भी तरीके से इस युद्ध को रुकवाने में जुट जाए। क्योंकि उसे लगता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो भारत से नहीं जीत सकता, लेकिन अगर वो बार बार परमाणु धमकी देगा, परमाणु हमले की धमकी देगा, न्यूक्लियर वॉर की धमकी देगा, तो पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं वो भारत के साथ इस बात के लिए भारत पर दबाव बनाने लगेंगे कि भाई कैसे भी करके ये युद्ध टाल दो। लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि उसकी परमाणु वाली धमकी भी बहुत ज्यादा असर नहीं करने वाली। इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कल न्यूक्लियर अटैक की जो धमकी दे रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम कोई विकल्प है ही नहीं। एक बार सुनिए ख्वाजा आसिफ। We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that a nuke will not be an option, because it will destroy both countries, तो अभी जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री आवास पर अभी तीनों सेना के चीफ और रक्षा मंत्री और एनएसए के साथ जो बैठक चल रही है उसकी है। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की बैठकें हो रही है, जिसमें कि भारत अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहा है कि उससे पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है, और उसी का जिक्र मैं भी कर रहा हूं। तो जैसे पाकिस्तान को यह बात समझ में आने लगी है कि जिन परमाणु हथियारों को उछालता रहा है वो भारत की न्यूक्लियर पावर के आगे एकदम फुस है। वो कहने को उसके पास बहुत सारे वॉरहेड हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल और बम हैं, लेकिन उनकी ताकत क्या है? अभी भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170। अगर उस हिसाब से देखिए तो करीब करीब बराबर हैं। लेकिन अगर इसके डिलीवरी सिस्टम पर गौर करिए तो आप दोनों देशों के जो आपके पास परमाणु हथियार होना काफी नहीं होता। आप उस परमाणु हथियार को कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे आप दुश्मन के इलाके में गिराते हैं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उस मामले में पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बहुत कम है। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो 0.8 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया पर असर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान भारत की तरफ से भेजी गई न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट करने में कमजोर साबित होगा। आपके पास परमाणु मिसाइल है, आप दुश्मन देश पर चला सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास एक क्रेडिबल डिटरेंस, उसके पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि ताकतवर है और जो कि आप दुश्मन के परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करके उसको हवा में ही, या यूं कहें कि दुश्मन की टेरिटरी में ही, दुश्मन के इलाके में ही ध्वस्त करने में अगर सक्षम है, तो आपके परमाणु जो हथियार हैं वो धरे रह जाएंगे, बल्कि उल्टे आपके लिए ही घातक साबित होंगे।
और पाकिस्तान और भारत की स्थिति यही है। अगर अब मिसाइल के जरिए अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा भारत पर हमला करने की या परमाणु बम गिराने की, तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो पाकिस्तान के इलाके में ही उसकी मिसाइल को मार गिराया जाए। यानी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो परमाणु हमला होगा, इसके उलट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा असरदार होगा। और अगर कोई न्यूक्लियर वॉर की नौबत आती है तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत की तरह कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम या इस तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। फिर भारत के पास ऐसे लड़ाकू विमान है रफाल जैसे, जो कि परमाणु हथियारों को बहुत आसानी से जाकर पाकिस्तानी इलाके में गिरा सकते हैं और उन्हें रोकने का पाकिस्तान के पास उनके पास कोई क्षमता नहीं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान धमकी दे सकता है, गीदड़ भभकी कर सकता है, लेकिन असल में अगर वो भारत से लड़ने की कोशिश करेगा तो नेस्ता नाबूद हो जाएगा। आप जरा एक बार असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सुनिए, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी लगातार दे रहा है, उसकी कैसे हवा निकाल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और कैसे उसको उसकी औकात याद दिला रहे हैं। एक बार जरा सुनिए। पाकिस्तान को ये समझना जरूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते तुम। तो पाकिस्तान जो खुद घर के भीतर ही कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, वो भारत के साथ अगर युद्ध का मोर्चा खोलता है तो उसे करारी शिकस्त के अलावा उसके हाथ और कुछ नहीं लगने वाला। ये बात बिल्कुल तय है। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार ऐसी हिमाकत कर रहा है जो कि उसके वजूद के लिए भारी पड़ी, और इसी तरह की हिमाकत उसने सन 71 में भी की, जिसका खामियाजा उसे बांग्लादेश के रूप में चुकाना पड़ा। और अगर इस बार वो इसी तरीके से हिमाकत करता रहा तो बहुत मुमकिन है कि इस बार उसे इसकी कीमत बलूचिस्तान के रूप में चुकानी पड़ सकती है।